हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्लास। सो यूजीआर मैम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से एक न्यू टॉपिक, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इम्प्रूवमेंट इन दी फूड रिसोर्सेज। सो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायो का, लिविंग सिस्टम का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूटिलाइजेशन करना टेक्नोलॉजी के लिए। मतलब हम यहाँ पर कुछ अच्छे रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हम बायोटेक की फील्ड के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इम्प्रूवमेंट इन दी फूड रिसोर्सेज। मैं आपको बताऊंगी कि बायोटेक्नोलॉजी की क्या एप्लीकेशंस हैं इम्प्रूवमेंट इन दी फूड रिसोर्सेज के अंदर। सबसे पहले इसी से पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, मेरे बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी सी आपको प्रोवाइड करती हूँ। सो आई एम यूजीआर मैम, मेरा नाम उर्वशी गौर राठौर है। सो इंफॉर्मेशन अबाउट माई सेल्फ, आई एम यूजीआर उर्वशी गौर राठौर। आई एम बीएससी एमएससी सीएसआई नेट जेआरएफ क्वालिफाइड। पिछले 7 साल से मैं बच्चों को बायो पढ़ा रही हूँ। आई एम अ नीट बायो एक्सपर्ट। मैं कोटा से बिलोंग करती हूँ एंड 2 साल से ऑनलाइन टीचिंग से भी एसोसिएटेड हूँ। ओके, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पीडीएफ इन टॉपिक्स की पीडीएफ भी आप वहीं से ही डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को करना है लाइक एंड सब्सक्राइब। चैनल का नाम है उन्नति, सो इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को यहाँ पर देखिए। चलिए, सो मैं सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को टॉपिक पढ़ाऊंगी, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। जैसे मैंने आपको छोटा सा ब्रीफिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया है, दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फॉर द टेक्निकल पर्पसेस यूटिलाइज करना बायोटेक्नोलॉजी होता है। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द फील्ड बायोटेक्नोलॉजी। इस फील्ड का मतलब क्या है। सो जो टर्म है बायोटेक्नोलॉजी वो कॉइन किया गया था इन द ईयर 1917 बाय अ साइंटिस्ट। इट्स अ हंगेरियन इंजीनियर जिनका नाम है कार्ल एकी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप स्टार मार्क कर लेना। तो कार्ल एकी वो थी साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी टर्म को दिया था। और कहाँ पर यूटिलाइज किया था, इन्होंने यूटिलाइज किया था टू डिस्क्राइब अ प्रोसेस फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ पिग्स। सो पिग्स को लार्ज स्केल पर जब प्रोड्यूस किया गया उसी को इन्होंने टर्म दिया बायोटेक्नोलॉजी। आज हम प्रेजेंटली बायोटेक्नोलॉजी को कैसे डिफाइन करते हैं। सो बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन किया जाता है एज एन एप्लीकेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी यूजिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू ऑब्टेन यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो क्या करना, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूटिलाइज करना। हमें पता है ना बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब है लिविंग। तो यहाँ पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। क्या, एज एन ऐप फॉर द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज, इनको यूज करना, इनसे प्रोडक्ट ऑब्टेन करना। सो यहाँ पे यूं बोल सकते हो, आप क्या कर रहे हो, टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो इन दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनसे कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स वहां पे क्या करने के लिए, गेन करने के लिए। दिस इज द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो हम जो यहाँ पे पढ़ने वाले टॉपिक के अंदर द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड है उसे कहाँ कहाँ पर अप्लाई किया जाता है, अप्लाई किया जा सकता है। सो ये बहुत यूं कहो आप एक न्यू बॉर्न यहाँ पर ये फील्ड है बायो की, जिसको आप डायरेक्टली क्या कर पा रहे हो, फूड इंडस्ट्रीज के अंदर, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के अंदर यूटिलाइज कर पा रहे हो। सो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, सो देयर इज डायग्नोस्टिक, थेरेप्यूटिक्स एंड वैक्सीन्स का फॉर्मेशन की बात की जाती है। आप मेडिकल मतलब फॉर द मेडिसिनल पर्पसेस बायोटेक्नोलॉजी को कहाँ यूज करते हो, तो किसी डिजीज को डायग्नोस्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके लिए क्या करने के लिए, उसके लिए प्रिकॉटिव मेजर, क्योर मेजर बनाने के लिए, दोनों के लिए प्रिकॉशन के फॉर्म की बात की जाए ना, प्रिवेंशन की बात की जाए, वैक्सीन्स एज अ प्रिकॉटिव मेजर्स यूज की जाती हैं। सो वैक्सीन्स के डेवलपमेंट के लिए, थेरेपीज के डेवलपमेंट के लिए, थेरेप्यूटिक्स डेवलपमेंट्स के लिए यहाँ पर मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। सो प्लांट एग्रीकल्चर में, फार्म के अंदर या इवन फूड प्रोसेसिंग, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर भी बायोटेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, क्लीनिंग के प्रोसेस लाइक बायो रेमेडिएशन जिसे कहा जाता है, जहां पे आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हो ऑयल स्पिल्स वगैरह को ट्रीट करने के लिए, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए। एंड द लास्ट वन इज द इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, जिसे यूज किया जाता है फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन,
फॉर द न्यू मटेरियल फॉर्मेशन, और लेटेस्ट जिसका सबसे ज्यादा एप्लीकेशन यहाँ पे हम जिसकी बात कर सकते हैं बायोटेक की, दैट इज इन दी फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी। पैटर्निटी, आप ये कह सकते हो जो पेरेंटनिटी टेस्ट होता है, पैटर्निटी टेस्ट होता है, जिसे आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी टर्म दे सकते हो, तो पैटर्निटी टेस्ट, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन लाइक क्रिमिनल केसेस को वहां पर मतलब क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, इन सब के लिए आप बायोटेक्नोलॉजी को क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। तो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड बहुत वास्ट है। आपको इस टेक्नोलॉजी जो एप्लीकेशंस हैं इसकी, वो बहुत फील्ड्स में देखने को मिलेगी, जिनकी हमने यहाँ पे एग्जांपल देखे। तो इस चैप्टर में हमें एक एक करके इन्हीं के बारे में डिटेल में स्टडी करना है। यहाँ पर कुछ और डिटेल प्रोवाइडेड है, हम इसे पढ़ते हैं। जो मैंने अभी आपको पढ़ के दिखाया, दैट इज द सेम बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस। तो एनवायरमेंट के अंदर सॉइल एंड वाटर रेमेडिएशन, इनकी क्लीनिंग के जो प्रोसेस होते हैं, सो इन द क्लीनिंग ऑफ द सॉइल एंड द वाटर, उनकी प्रॉपर्टी को रीगेन करने के लिए, फॉर द बायोसेफ्टी, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स तो बनाने के लिए इनको यूटिलाइज किया जाता है। एग्रीकल्चर के अंदर वही जेनेटिक मॉडिफिकेशन की बात की जाए, मतलब जीन्स लेवल पर। बायोटेक के अंदर हम काम कर रहे हैं जेनेटिक लेवल पर, मतलब हम बात कर रहे हैं किस लेवल पर, जेनेटिक्स का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द जीन्स। हम जीन्स लेवल पर बात कर रहे हैं, जहां पर हम जीन मैनिपुलेट करके किसी जीन को जो एक्सप्रेस होती है, हमें एक्सप्रेस नहीं करवाना, उसको साइलेंट कर सकते हैं, दैट इज जीन साइलेंसिंग। कोई जीन जो एक्सप्रेस नहीं हो रही है, उसका एक्सप्रेशन हम यहाँ पर ऑन कर सकते हैं। ऐसे ही हम कहीं जगह पर इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो प्लांटिंग के लिए, हाइब्रिड्स बनाने के लिए, माइक्रो प्रोपोगेशन, लार्ज स्केल पर हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, तो दैट इज माइक्रो प्रोपोगेशन। बायो फर्टिलाइजर्स का फॉर्मेशन, बायो पेस्टिसाइड्स का मतलब जैसे कि साइनोबैक्टीरियाज को यूज किया जाता है बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पर। बायो पेस्टिसाइड, बीटी की हम यहाँ पे बात करेंगे, बेसिलस ट्यूरिजेनेसिस को यूज किया जाता है। एनिमल इंप्रूवमेंट, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर भी, बी कीपिंग के अंदर, एपीकल्चर के अंदर, पीसी कल्चर के अंदर, आपको कहीं जगह पर एनिमल इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजीज के अंदर भी इसे देखा जा सकता है। rDNA टेक्नोलॉजी, दैट इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आपने किसी होस्ट के डीएनए, किसी दो ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को आपस में रिकम्बाइन करवाया है ताकि एक न्यू प्रोडक्ट वहां पे फॉर्म हो सके। वैक्सीन्स में, डायग्नोसिस में, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाने के लिए, ऐसी एंटीबॉडीज जो क्या कर सकती हैं, एक अच्छा ब्रॉड स्पेक्ट्रम रखती है, जिन्हें डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। मोनोक्लोनल सिंगल सेल से बनी हुई क्लोन्स होती हैं, सेक्सुअली यहाँ पे मॉडिफाई की हुई होती है। सेक्सुअल वर्ड ना यूज करें, हम क्लोन वर्ड यूज करें, ज्यादा बेटर है। स्टेम सेल्स के पॉलिफरेशन के लिए टिश्यू स्पेसिफिक डिलीवरी मेथड्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं। टारगेटेड होता है, हम कुछ ऐसे यूं कर सकते हैं, आप कुछ ऑर्गेनिजम्स का यूज कर सकते हैं जिनको यूज करके एज अ वेक्टर यूज कर हम डिजायरेबल जीन को या डिजायरेबल डीएनए को किसी ऑर्गेनिज्म में वहां पर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। इंडस्ट्रीज में एंजाइम्स बनाने के लिए, फर्मेंटेशन प्रोसेसेस के लिए, बायो इंजीनियरिंग के लिए, बायोफ्यूल बनाने के लिए, जेटोबा प्लांट, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो माइनिंग, बायोटेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट बनाने को, बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे यहाँ पर क्या है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो इट हैव अ वाइड स्केल ऑफ यहाँ पर एप्लीकेशंस आपको बायोटेक्नोलॉजी की देखने को मिलेगी। चलिए, कुछ कुछ जो बायोटेक्नोलॉजी जहाँ पे यूज की जाती है, हम कुछ एग्जाम्पल से इसे स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं द जेनेटिक इंजीनियरिंग, और यू कैन ऑल्सो से द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर। प्लांट्स के केस में कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है, तो यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द किंगडम प्लांटे कैसे है। प्लांट्स की हम बात करें, डिफरेंट ब्रीड्स प्लांट्स की मौजूद है फॉर द मिलेनिया टू इनहेंस सर्टेन डिजायरेबल। हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, प्लांट्स के केस में, अब जैसे कोई प्लांट है, एग्जांपल लेती हूँ मैं, बढ़िया, इसको थोड़ा सिंपल एग्जांपल समझाने की कोशिश करती हूँ। मेरे पास एक प्लांट है जो कि डिजीज रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी रखता है। कैसी प्रॉपर्टी, डिजीज रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी रखता है। एक प्लांट है जिसके केस में बात करें, उसका यूं कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग रेट ज्यादा होता है, हाई यील्डिंग होता है। तो एक वैरायटी ले ली जो हाई यील्डिंग है। अब ये दोनों वैरायटी को, हाई यील्डिंग वैरायटी को और डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी को, जब आपस में क्या किया जाएगा, यहाँ पर क्रॉसिंग करवाई जाएगी, तो आपको जो नई वैरायटी मिलेगी उसके पास डिजीज रेजिस्टेंस के साथ साथ तो दोनों प्रॉपर्टी आएंगे, डिजीज रेजिस्टेंस भी वहां पर आएगा
और दूसरा यहाँ पर हाई यील्डिंग वैरायटी भी वो होने वाली है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम या तो इनको हाइब्रिडाइज करवा सकते हैं, साथ ही साथ हम कहीं पर भी किसी प्लांट के अंदर किसी ऑर्गेनिज्म की क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज को वहां पर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। उसी का एक एग्जाम्पल है यहाँ पर ट्रांसजेनिक प्लांट बनाना। व्हाट इज ट्रांसजेनिक प्लांट? अ प्लांट हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, वाइड कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है, वो प्लांट्स जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से जीन्स को मैनिपुलेट करके, व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? जीन्स का मैनिपुलेशन, चेंज इन दी जीन्स, सो जीन का मैनिपुलेशन कर कर जो हमने यहाँ पर प्लांट्स बनाए हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ट्रांसजेनिक प्लांट। एक एग्जाम्पल है बेसिलस ट्यूरिजेनेसिस का, जिसे डिस्कवर किया गया 1901 बाय अ जापानीज साइंटिस्ट इशिवाटा शिंटेन, इनका नाम था। इन साइंटिस्ट ने बेसिलस ट्यूरिजेनेसिस को क्या बताया, हमारी बहुत सारी चीजें यहाँ पर सॉल्व हो गई। ओके, मैं इनके बारे में एक्सप्लेन करती हूँ, बीटी के बारे में हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे। बेसिलस ट्यूरिजेनेसिस के बारे में बात की जाए तो क्या होता था बच्चों कि जो बीटी कॉटन का प्लांट होता है, किसकी बात करते हैं हम यहाँ पे, जो कॉटन का प्लांट है वहां इसको यूज किया जाता है। कॉटन के प्लांट को वहां पर एक मॉथ, कीड़ा वहां पे क्या करता था, ईट करता था। मॉथ बोलो या फिर कैटरपिलर के लिए भी बोल सकते हो। कैटरपिलर भी क्या करती है, इसके कैटरपिलर स्टेज भी यहाँ पर इस पर फीड करती है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, हमने एक इंसेक्ट यहाँ पर हमने यूज किया बेसिलस ट्यूरिज, इंसेक्ट नहीं, हमने यहाँ पे बेसिलस ट्यूरिजेनेसिस को यहाँ पर बेसिलस एंड बैक्टीरिया, यहाँ से हमने क्या किया, बेसिलस ट्यूरिजेनेसिस से हमने यहाँ पर इस बैक्टीरिया से हमने एक जीन को लिया, जिस जीन का नाम है क्राइजीन। ठीक है, और उस क्राइजीन से यहाँ पर एक प्रोटीन बनाया जिसका नाम है क्राई प्रोटीन, और उस प्रोटीन को, जो क्राई प्रोटीन यहाँ पे बनाया गया, इस क्राई प्रोटीन को इंट्रोड्यूस करवा दिया इन दी कॉटन प्लांट। तो इसको कहां पर इंट्रोड्यूस करवा दिया, कॉटन प्लांट में इंट्रोड्यूस करवा दिया। और कॉटन प्लांट में इंट्रोड्यूस करवा के क्या किया, अब जैसे ही, अब ये जो क्राई प्रोटीन होती है नेचर में टॉक्सिक होती है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है। अब जैसे ही कीड़ा क्या करता था, कैटरपिलर फीड करता ऑन द लीव्स ऑफ द कॉटन प्लांट, और अगर लीव्स ही खत्म हो जाएंगी तो फिर फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, तो कॉटन का प्रोडक्शन वहां पे कम स्केल पर होता था। आगे भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे, मैं आपको एक ब्रीफिंग दे रही हूँ। सो यहाँ पर जैसे ही इस जीन को कॉटन प्लांट में इंट्रोड्यूस करवाया, अब जब भी नेक्स्ट टाइम कैटरपिलर उस पर फीड करता था कॉटन की लीव्स पर, तो वो लीव खाने के बाद ये टॉक्सिन उसकी बॉडी में जाकर एक्टिवेट हो जाता है। तो ये नॉर्मली इनएक्टिव होता है, और ये मैंने बोला ये नॉर्मली कैसा है, नॉर्मली ये इनएक्टिव स्टेज में मिलता है, और जैसे ही इंसेक्ट की बॉडी में एंटर, ये कैटरपिलर की बॉडी में एंटर करता है, वहां पर जाकर ये क्या करता है, एक्टिव हो जाता है। यहाँ पर इट विल बी लीडिंग टू टॉक्सिन रिलीज होना शुरू हो जाएगा उसकी गट में, गट स्वेल कर जाएगी और अल्टीमेटली बर्स्ट कर जाएगी और कैटरपिलर की डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पर इस जीन को इंट्रोड्यूस कर कर हमने क्या किया, कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, उसकी यील्ड बढ़ा दी। आप एप्लीकेशन दे रखी है एग्रीकल्चर के अंदर, हम इसी में इसको डिटेल में स्टडी कर लेंगे। सो एग्रीकल्चर की बात की जाए, सो एग्रीकल्चर के अंदर फॉर इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्ट्स कैन बी अचीव बाय फर्स्ट एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक कल्चर एंड जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। तीन सब फील्ड्स के अंदर इसको यूटिलाइज किया जाता है। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर मतलब हम बात कर सकते हैं जैसे बायो फर्टिलाइजर्स की, तो बायो फर्टिलाइजर्स को इंट्रोड्यूस किया गया विच वर हैविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज अ फर्टिलाइजर, साइनोबैक्टीरिया को यूज करना फर्टिलाइजर के तौर पे, माइकोराइजा को यूज करना, जिसकी वजह से जो केमिकल फर्टिलाइजर्स थे उनका क्या हो गया था, उनका अमाउंट थोड़ा सा कम हो गया था ताकि सॉइल की फर्टिलिटी को रिटेन किया जा सके। ऑर्गेनिक कल्चर वही बात की जा रही है, कम फर्टिलाइजर्स को, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स को यूज करके। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर मतलब जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया बीटी कॉटन का, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, मेनी सच एग्जांपल्स, फ्लेवर टोमेटो इज आल्सो एन एग्जांपल। तो हम लोगों ने पहले ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ रखा है। अकॉर्डिंग टू ग्रीन रेवोल्यूशन, क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज बाय यूजिंग द इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज, बेटर क्रॉप वेराइटीज प्रैक्टिस की गई एंड यूज ऑफ द एग्रोकेमिकल्स लाइक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूटिलाइजेशन। क्रॉप हमने क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया किसे कहा जाता है,
MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। एंड वहां पर उन्होंने क्या किया था, ऐसी टेक्नोलॉजीज को यूटिलाइज किया था, इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, ताकि हाई यील्ड वैरायटीज को यहाँ पे डेवलप किया जा सके। इसकी वजह से फूड सप्लाई बढ़ गई थी, ट्रिपल हो गई थी, बट वॉज नॉट इनफ फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन। यहाँ पर ट्रिपल होने के बावजूद भी यहाँ पे प्रोडक्शन फिर भी इनफ नहीं था पॉपुलेशन की, इतनी लार्ज पॉपुलेशन की डिमांड को मीट करने के लिए। एग्रोकेमिकल जो मार्केट में अवेलेबल थे वो एक्सपेंसिव भी होते हैं, फार्मर्स इन्हें अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। Increase in the yield with the existing variety is not possible. Conventional breeding with the conventional breeding program, मतलब conventional breeding program means the program जहाँ पर आप सेम ब्रीड को आपस में क्या करवाते हो, उनकी मीटिंग करवाते हो, तो वहाँ पे क्लोन्स के फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। कन्वेंशनल ब्रीडिंग प्रोग्राम से उतना अच्छी स्केल पर वैरायटीज का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बहुत बेनिफिट से, बट वहां पर फिर भी कुछ ड्रॉबैक्स देखे जा रहे थे। इनकी वजह से बायोटेक्नोलॉजी को ज्यादा अच्छे स्केल पर यहाँ पे क्या किया गया, यूटिलाइज करना शुरू किया गया। तो क्या हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप मतलब जीएम क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करके हमने एक ऑल्टरनेटिव वहां पर ऑब्टेन किया टू गेट द मैक्सिमम यील्ड बाय अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक्स ऑफ द क्रॉप। तो जीएम क्रॉप कैसे डेवलप हुए, जीन्स के मैनिपुलेशन से उनको मॉडिफाई कर हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाए, जिनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मिली। फर्स्ट प्रॉपर्टी, द इम्प्रूवमेंट इन द न्यूट्रिशनल क्वालिटी, लाइक एक विटामिन ए को हमने क्या किया, राइस बहुत सस्ते आते हैं, ओके, तो हमने यहाँ पर एक राइस को डेवलप किया जिनको कहा गया गोल्डन राइस। एंड इस गोल्डन राइस के अंदर इंट्रोड्यूस की गई विटामिन जीन प्रोड्यूस करने वाली जीन, जिसकी वजह से गोल्डन राइस क्या किया जा सके, राइस के अंदर विटामिन ए का कंटेंट बढ़ाया जा सके। तो हम पॉपुलेशन में डेफिशिएंसी देख पा रहे थे विटामिन ए की, जो बहुत डिजीजेस कॉज करती है, लाइक नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस जैसे डिजीजेस यहाँ पे होते हैं। तो इन्हें ट्रीट करने के लिए राइस में ऐसी जीन इंट्रोड्यूस की गई जिसकी वजह से विटामिन ए का फॉर्मेशन हो सके। सेकेंड, बेटर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूटिलाइज किया जाता है। तो हमने ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई किया जिनको हम क्या कर सकते हैं, एज एन बेटर नाइट्रोजन फिक्सेशन के तरह यूज कर सकते हैं। हमने ऐसी वैरायटी बनाई, तो हमने यहाँ पे ऐसी प्लांट्स की वैरायटी यहाँ पे बनाने की कोशिश की जो बेटर नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाते हैं। ऐसी वैरायटी बनाई जो अबायोटिक स्ट्रेस के लिए टॉलरेंट हो, मतलब ज्यादा उनके ऊपर कोल्ड का, सूखे का, ड्रॉट का, सॉल्ट का, हीट का फर्क ना पड़े। रिड्यूसेस द रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया, केमिकल पेस्टिसाइड्स के यूज को यहाँ पे कम किया। कैसे करके, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स को डेवलप करके। जैसे मैंने एग्जांपल आपको क्या दिया, आप एग्जांपल लिख सकते हैं बीटी कॉटन का। तो हमने वहां पर बेसिलस ट्यूरिजेनेसिस से ऐसी जीन इंट्रोड्यूस करवाई जिसकी वजह से पेस्ट रेजिस्टेंस हो पाए। पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस, एग्जांपल है फ्लेवर सेवर टमाटो। तो फ्लेवर सेवर टमाटो की बात की जाए यहाँ पर, तो टमाटो का फ्लेवर सेव करना, वहां पे सेवर टोमेटो की बात की जाए तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ दैट, जिसके अंदर हमने क्या किया, इन टमाटोज के अंदर हमने ऐसी जीन इंट्रोड्यूस करवाई जिसकी वजह से उनकी जो बाहर की सेल वॉल जो होती है उसमें पेक्टिन मौजूद होता है, और पेक्टिन के टाइम के साथ डिग्रेड करने की वजह से वहां पर क्या देखा जाता है, पेक्टिन की वजह से धीरे धीरे सेल वॉल की लूजनिंग देखी जाती है, जिसकी वजह से उसका कवर, जो टमाटर का कवर हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है, और ट्रांसपोर्ट करते वक्त बहुत सारे टमाटर वहां पे खराब हो जाते हैं। तो उससे बचाने के लिए हमने ऐसी जीन को वहां इंट्रोड्यूस किया जो उस एंजाइम को वहां पर काम करने नहीं देती है, जो कि वहां पे पेक्टिन डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एम आई क्लियर? तो इस फ्लेवर सेवर टमाटो, जो नए टमाटर मार्केट में आए वो ऐसे आए जिनका बाहर का कोट स्ट्रॉन्ग होता था, टफ होता था, और आसानी से उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था। नेक्स्ट, हमने यहाँ पे क्या किया, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय द प्लांट्स, प्रिवेंटिंग द एग्जॉस्ट ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। हमने ऐसे कुछ मेथड्स को यूज किया ताकि हम प्लांट्स की अपटेक प्रॉपर्टी को, वहां पे एफिशिएंसी को बढ़ा सके मिनरल यूज करने के लिए, ताकि क्या हो, प्लांट्स के केस में ज्यादा मिनरल्स को जब ले लेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी पर दिक्कत पड़ेगी। क्लियर? सो नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ द डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी, से मैंने आपको अभी बताया था।
एक प्लांट है जिसमें हम ऐसी जीन्स को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जिसकी वजह से उसे डिजीज रेजिस्टेंट बना दे। एंड माइक्रो प्रोपोगेशन फॉर द बायोमास एनर्जी प्रोडक्शन, तो यहाँ पर बायोगैस प्लांट्स की बात कर लो, तो बायोगैस प्लांट्स की अगर बात की जाए, वहां पर हमने बायोगैस प्लांट्स के अंदर इसको यूज किया। हमने यहाँ पर बायोमास इंक्रीज करने के लिए प्लांट्स का माइक्रो प्रोपोगेशन, लार्ज स्केल्स पर प्लांटलेट को ग्रो करना, वहां पर इसे यूज किया। तो देर आर मेनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी वजह से जेनेटिक मॉडिफिकेशन ने एक अलग ही रेवोल्यूशन क्रिएट किया इन द फील्ड ऑफ साइंस। चलिए, तो कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स यहाँ पे प्रोवाइड किए थे, यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं दी टॉप जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स जो मार्केट में अवेलेबल है। तो सोया इज देयर, कॉर्न इज देयर, राइस इज देयर, कैनोला इज देयर, टोमेटो फ्लेवर टोमेटो, पोटैटोज, ऐसे पोटैटोज थे जिनका स्टार्च कंटेंट धीरे धीरे टाइम के साथ कम होता था, काले पड़ जाया करते थे, उनके लिए क्या, कॉटन सीड्स, बीटी कॉटन। पपाया, ऐसा पपाया जिसकी सीड, जिसमें कम सीड्स अवेलेबल हो, डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज किया। मटर के केस में, तो इन सब के केस में हमने क्या किया, टॉप जेनेटिक मॉडिफाइड फूड्स है जिनके अंदर हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन की टेक्निक को यहाँ पे इम्प्लाई किया। चलिए, यहाँ पे और पॉइंट्स को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। जैसे मैंने आपको पेस्ट रेजिस्टेंस वाली बात की थी, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो आई मेक यू स्टडी दिस इन डिटेल। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स को यहाँ पे डेवलप करना। सो बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स का डेवलपमेंट ऑफ द पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स क्यों किया जाता है, ताकि पेस्टिसाइड्स के वर्क को, पेस्टिसाइड्स के यूज को वहां पर कम किया जा सके, लोअर डाउन किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। इसी अप्रोच में यहाँ पर बीटी टॉक्सिन को क्या किया गया, बीटी टॉक्सिन को इंट्रोड्यूस किया गया इन दी टारगेट प्लांट्स लाइक बीटी कॉटन। मैंने आपको कॉटन का एग्जांपल दिया, सबसे ज्यादा वहां यूज किया जाता है। बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन, इनके केस में, बट सबसे ज्यादा वाइडली यूज किया जाता है बीटी कॉटन के केस में। क्यों, क्योंकि हार्मफुल कम होती है, हमारे लिए कम हार्मफुल होती है, क्योंकि किसी एडिबल के अंदर आप इसको यूटिलाइज कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं पर किसी ऑर्गेनिज्म के लिए, किसी ह्यूमन के लिए भी एलर्जिक हो सकती है। तो यहाँ पर बीटी कॉटन में बढ़िया तरह से यूज किया गया। सो बीटी टॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है, बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बीटी टॉक्सिन जीन। मैंने आपको इसका नाम बताया था, दिस इज नोन बाय द नेम क्राई जीन, जो यहाँ पर क्या फॉर्म करेगी, यहाँ पे क्राई प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगी। बीटी टॉक्सिन जीन के बारे में बात की जाए तो इसे हमने क्लोन किया फ्रॉम बैक्टीरिया और इसे एक्सप्रेस करवाया प्लांट्स में, ताकि इन्हें इंसेक्ट्स के अगेंस्ट क्या किया जा सके, इन्हें इंसेक्ट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि इंसेक्टिसाइड की यूज ना हो। तो बीटी कैन बी यूज्ड एज बोथ व्हाट, बायो पेस्टिसाइड एज वेल एज बायो इंसेक्टिसाइड। तो इसको बायो इंसेक्टिसाइड के तौर पर भी यूज किया जा सकता है, इसे बायो पेस्टिसाइड के तौर पर भी यूज किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसे याद रखना है। ओके, ये रहा, टेक्निक बताती हूँ कैसे किया गया। सो बीटी एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म में मौजूद है टॉक्सिन, जिसे यहाँ पर टैबलेट्स की फॉर्म में भी मार्केट में अवेलेबल होता है, पानी में घोलकर इनको स्प्रे किया जा सकता है। जब इसे इंसेक्ट खा लेगा, तो जैसे कैटरपिलर ही दे रखा है यहाँ पे, सो यहाँ पर टॉक्सिन उसकी बॉडी में जाके एल्कलाइन पीएच की वजह से यहाँ पर इंसेक्ट की गट में जाकर क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होने की वजह से उसकी गट स्वेल कर जाएगी और अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। ये लिखा हुआ है। सो बीटी कॉटन ट्रांसफर फ्रॉम दी बेसिलस इनटू दी कॉर्न में ट्रीट कर रहे हैं, यहाँ पर इस पे फीड करते हैं यूरोपियन कॉर्न बोरस, जो इस पर फीड करते हैं। इनकोडेड, जैसे उनकी बॉडी में वो जीन मौजूद होगी, ये क्या होंगे, कोलैप्स, इनकी बॉडी में बीटी प्रोटीन जाकर वहां पे एक्ट करेगा, पेनिट्रेट कर देगा गट को, अल्टीमेटली कोलैप्सेस द स्किन सेल लाइनिंग ऑफ द गट एंड अल्टीमेटली दिस सेल विल, द ऑर्गेनिज्म, द इंसेक्ट विल डाई हियर। इस फ्लो चार्ट को एक इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएम क्रॉप्स के बारे में और बात कर ले। मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दिए थे, देखो बाहर से क्या दिख रहा है, ऑरेंज दिख रहा है, अंदर से क्या दिख रहा है, इट्स एन कीवी है। ओके, तो अंदर से कीवी है और बाहर से ऑरेंज है, ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन है। सो यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात करें, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, हमें रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का मतलब हमें पता है बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है।
और इस प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस किया जाता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी होस्ट के अंदर जो डिजायरेबल जीन कैरी करके लेके जा रहा हो। तो इसके पास इस प्लाज्मिड के अंदर पहले क्या किया जाता है, डिजायरेबल जीन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, इसको रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का फॉर्मेशन। इसे फिर कहाँ इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, होस्ट में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। सो प्लांट्स विद द जेनेटिकली डिजायरेबल ट्रेट्स, इनसे डेवलप किए गए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स बोल सकते हो यहाँ पे। हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स रेजिस्टेंस कॉर्न और सोयाबीन को, जो कि केमिकल के यूज को डिक्रीज कर देगा। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, गोल्डन राइस विद बीटा कैरोटीन रिक्वायर्ड टू मेक दी विटामिन ए, जो कि ब्लाइंड, जिसकी डेफिशिएंसी से ब्लाइंडनेस होता है। तो ब्लाइंडनेस को वहां पे ट्रीट करने के लिए हमने राइस के अंदर क्या इंट्रोड्यूस किया, विटामिन ए की जीन। इसी वजह से उन जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस को गोल्डन राइस कहा जाता है। बढ़िया आंसर है गोल्डन राइस। देखो यहाँ पे डेवलपमेंट दे रखा है, गोल्डन राइस टू प्रोवाइड दी प्रो वाइटामिन। कौन से वाइटामिन, विटामिन ए की यहाँ पे बात की जा रही है। क्लियर, तो आपको याद रखना है, प्रोसेस को याद नहीं रखना है कैसे बनाया, याद रखना है कि कौन सा विटामिन इंट्रोड्यूस करवाया, किसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। यू नीड टू कवर दैट पॉइंट। यहाँ पे बात की जाए कि क्रॉप्स को डेवलप क्यों किया जा रहा है बाय जेनेटिक मॉडिफिकेशन। सो क्रॉप हैव बीन डेवलप्ड दैट आर बेटर टेस्टिंग, जिनका टेस्ट ज्यादा, हम टेस्ट के ऊपर भी काम किए ताकि टेस्ट मॉडिफाई हो सके, ज्यादा टाइम के लिए फ्रेश रह सके, डिजीज से प्रोटेक्शन देने के लिए, और इंसेक्ट इन्फेसिनेशंस, मतलब इंसेक्ट्स के जो वहां पे इंसेक्ट स्पेसिफिक जो प्लांट्स को टारगेट करती है उनसे बचाने के लिए भी यहाँ पे क्या किया गया है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन को यूज किया गया है। जेनेटिक टेक्नोलॉजीज को, यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजीज को यूटिलाइज किया गया है। आगे बात करते हैं, अभी हमने बात की प्लांट्स के केस में जेनेटिक्स को यूज किया जाता है, एग्रीकल्चर में कैसे यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं एनिमल्स के केस में कैसे यूज किया जाता है। सो एक ट्रांसजेनेसिस, अभी हमने बात की ट्रांसजेनिक क्रॉप का फॉर्मेशन, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रांसजेनिक एनिमल के फॉर्मेशन की। थोड़ा सा टफ है, मतलब इस टेक्निक को करना टफ है, पढ़ना टफ नहीं है, करना टफ है। प्लांट्स के ऊपर जेनेटिक इंजीनियरिंग को अप्लाई करना थोड़ा सा आसान है, जबकि एनिमल्स की बात की जाए तो ग्राफ्ट रिजेक्शन ऐसी बहुत सारी दिक्कत की वजह से ट्रांसजेनिक एनिमल के केस में अप्लाई करना हल्का सा हार्ड हो जाता है। सो इट इज अ न्यू टेक्नोलॉजी, डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। ये सॉरी, ये जो टर्म है ट्रांसजेनिक, ये दिया था साइंटिस्ट दैट इज J.W. गॉर्डन एंड F.S. रुडेल, इनका नाम है। व्हाट इज दैट, इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे यूज की जा सकती है। टेलर मेड एनिमल्स, टेलर मेड एनिमल्स मतलब हम किसी टेलर के पास जाते हैं कपड़े सिलवाने के लिए, उसको अपनी पसंद से बोल देते हैं मुझे नेक कैसा चाहिए, मुझे स्लीव्स ऐसे चाहिए, मुझे लेंथ इतनी चाहिए, वैसे यहाँ पे किया है। एनिमल में क्या क्या प्रॉपर्टी चाहिए, सो ऑल दोज कैरेक्टर विच आर वांटेड इन दी एनिमल्स, जो कि ब्रीडिंग से पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, उनके केस में हमने टेलरिंग टेक्निक यूज की, ट्रांसजेनिक्स का फॉर्मेशन हमने यहाँ पे किया, which was more efficient than the selective breeding। मतलब एक एनिमल में कुछ प्रॉपर्टीज मिल रही है, बी में कुछ प्रॉपर्टीज मिल रही, जब इनको आपस में फ्यूज की जाए तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज नेक्स्ट उसमें जाए जनरेशन में। बट क्या ये जरूरी है जाएंगी, मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बताया है। हमने बात की जीन्स मौजूद होती है पेयर में, और पेयर में मौजूद होने के बाद कॉम्बिनेशन अलग अलग बन सकते हैं। चलो ऐसा कॉम्बिनेशन तो बनेगा, बट यार ऐसा कॉम्बिनेशन तो बन सकता है, रिसेसिव जीन भी तो फैमिली के अंदर या फिर यहाँ पर पूरी यूं कह सकते हो आप, यहाँ पर रन कर सकती है, आगे जनरेशंस के अंदर रन कर सकती है, तो जो हमें नहीं करवानी है। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग से, इनमें सिलेक्शन करने से बेटर ये प्रोसेस है कि यार हम वही जीन इंट्रोड्यूस करवा दें जो यहाँ पर क्या हो जाए, बेनिफिशियल हो जाए। सो व्हाट आर ट्रांसजेनिक, ट्रांसजीन्स क्या होती है और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या है, 3 क्वेश्चंस के आंसर यहाँ से मिल जाएंगे। पहला पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ट्रांसजेनिक्स क्या होते हैं, आर दी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स विद द डीएनए फ्रॉम द अदर सोर्स इंसर्टेड इनटू देयर जीनोम। व्हाट इज देयर जीनोम, द कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। तो सेल के अंदर जो मौजूद है, सेल का जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्या कहलाता है, उसका जीनोम कहलाता है। ठीक है, तो वहां पर मौजूद जो डीएनए उसको हमने क्या किया है, वहां पे इंसर्ट करवाया है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ट्रांसजेनिक जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से इनके पास डीएनए मौजूद है किसी और सोर्स से आया हुआ,
तो उसे हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया, उन्हें ट्रांसजेनिक्स कहा जाता है। यहाँ पर जीन्स फॉर अदर स्पीशी और ऑर्गेनिज्म, तो जीन्स आएंगी वो कहाँ से आएंगी? ट्रांसजीन्स क्या होती हैं? ये वो जीन्स है जो किसी और ऑर्गेनिज्म से यहाँ पर लेकर इंट्रोड्यूस करवाई हो। और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कौन से? वो ऑर्गेनिजम्स जो कि इन ट्रांसजीन्स से ट्रीट किए गए हो, इनके जीनोम को मॉडिफाई किया गया हो। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स with a modified genome are known as the genetically modified organisms. Very important, इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको इस पेज से मिल जाएंगे। ट्रांसजेनिक एनिमल्स को क्यों बनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पे ले रखे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ट्रांसजीन क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक्स क्या होते हैं, और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं। वैसे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स को क्यों बनाया गया, फॉर व्हाट रीजन। तो पहला रीजन यहाँ पर है फॉर द डिजायर्ड कैरेक्टर्स, हमें किसी के कैरेक्टर्स पसंद आ रहे थे, कोई जैसे कैटल की बात कर लो, तो वहां पर हम बात करें कोई ऐसी कैटल है जो हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग है, तो मिल्क यील्डिंग काउ यहाँ पर हमारे पास, कैटल हमारे पास मौजूद है। अब हमें इसकी प्रॉपर्टीज पसंद है और किसी और के अंदर इंट्रोड्यूस करवानी है, तो या तो वेट करो या तो हाइब्रिडाइजेशन करवाओ, ब्रीडिंग करवाओ, बट ये ना करके इसकी उन जीन्स को ही किसी और कैटल के अंदर क्यों ना इंट्रोड्यूस करवा दो, ये ज्यादा बेटर रहेगा। सेकेंड, एनिमल्स मॉडल फॉर द ह्यूमन डिजीज, इसका मतलब ये है कि एनिमल्स को यहाँ पर एज एन एक्सपेरिमेंटल मटेरियल भी यूज किया गया है, ताकि क्या किया जा सके, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ताकि उन्हें ह्यूमन डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए यूटिलाइज किया जा सके। अगला, एनिमल्स सिस्टम टू प्रोड्यूस द बायोमोलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन। अभी हम फार्मास्यूटिकल्स की बात करेंगे तो फॉर थेरेपीज की बात कर लो, सो फॉर गिविंग द डिफरेंट थेरेपीज, इन सब के लिए क्या किया जा सकता है? थेरेपीज के लिए जीन थेरेपी जिसे कहते हैं हम यहाँ पर, तो जीन्स को मॉडिफाइड, हमने कोई ऐसी जीन इंट्रोड्यूस करवाई है वहां पे जो मौजूद नहीं थी किसी ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस के केस में बात कर लो हम यहाँ पे, ऐसे ही हमने कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ बायोमोलिक्यूल्स को भी इससे क्या किया है, प्रोड्यूस कर पाए। फार्मिंग टेक्नोलॉजी है। सो हाउ डू द ट्रांसजीन कंट्रीब्यूट टू द ह्यूमन वेलफेयर? ह्यूमंस के लिए इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? सो ह्यूमंस के लिए रिक्वायरमेंट है बेटरमेंट है एग्रीकल्चर, अभी हमने बात की थी एप्लीकेशंस के बारे में। मेडिसिन की बात करी जाए, इंडस्ट्रीज के अंदर डिजीज रेजिस्टेंस क्रॉप्स को बनाने के लिए, एनिमल्स को बनाने के लिए इसको क्या किया जाता है, ट्रांसजेनिक्स को यूज किया जाता है। इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, वहां पर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग को सही करने के लिए, कुछ नई मेडिसिन मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए इन ट्रांसजीन्स को यूज किया जाता है। एग्रीकल्चर पर्पसेस के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो पहली ट्रांसजेनिक मैमल कौन सी थी? द फर्स्ट ट्रांसजेनिक मैमल जो यहाँ पर बनाई गई, दैट वाज हर्मन, वो एक बुल थी, was the first genetically modified or the transgenic mammal in the world। आप ये याद रख सकते हो। साइंटिस्ट ने माइक्रो इंजेक्शन सेल्स को यहाँ पर क्या किया था, विद द ह्यूमन जीन्स कोडिंग फॉर द लैक्टोफेरेंस, इनको भी यहाँ पे क्या किया है, इंट्रोड्यूस करवाया है, इन्हें भी यहाँ पे डेवलप किया है। एप्लीकेशंस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इन द मेडिसिन्स की बात की जाए तो क्या क्या बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस है? सो मेडिसिन के अंदर इन्हें किसी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए, उसे ट्रीट करने के लिए यहाँ पर डिफरेंट रिकॉम्बिनेंट, मैं आपको बता चुकी हूँ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी क्या होती है, दो डीएनए को, जेनेटिक मटेरियल्स को आपस में फ्यूज करके एक नया कॉम्बिनेशन बनाना। सो थेरेप्यूटिक ड्रग्स को यहाँ पे, रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक ड्रग्स को यहाँ पे डेवलप किया गया। कुछ डेंजरस डिजीज, जेनेटिक डिजीज से भी बचाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी को और जेनेटिक मॉडिफिकेशन को, जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूटिलाइज किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। जीन थेरेपी के लिए, दो दी जीन थेरेपी न्यू एंड दी हेल्दी जीन्स कैन बी इंसर्टेड इनटू द डैमेज सेल, बॉडी का कोई सेल डैमेज हो गया है तो जीन थेरेपी को यूज कर हम एक नया और हेल्दी जीन किसी ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने ह्यूमंस पर ट्राई किया। टारगेटेड एक्शन ऑफ द ड्रग्स बाय थ्रू आउट स्टडी ऑफ द जीनोमिक्स, तो पूरे जेनेटिक मटेरियल की, सेल की स्टडी करने के लिए, उनकी डीएनए की जेनेटिक मटेरियल की स्टडी करने के लिए टारगेटेड ड्रग्स को भी यहाँ पर इसी से बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट।
जेनेटिक थेरेपीज डू नॉट इंड्यूसेस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। एक क्वेश्चन सबसे बड़ा ये उठता है कि हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्सेज है, मतलब बॉडी खुद को प्रोटेक्ट करना जानती है, दैट इज नोन एज इम्यूनिटी। पर इन रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन के लिए, थेरेप्यूट्स के लिए बॉडी इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स वहां पे जनरेट नहीं करती। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पर हमने इनको नॉन ह्यूमन सोर्सेज से तो लिया है, बट कोशिश की है कि वो नॉन ह्यूमन सोर्सेज भी कहीं ना कहीं पर ह्यूमन के जेनेटिक्स से मैच करते हुए ही हो। ओके, सो रिस्पॉन्स एज इन द केस ऑफ द सिमिलर प्रोडक्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि थेरेप्यूटिक ड्रग क्या करे, वैसा इफेक्ट शो ना करे, वैसा इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन शो ना करे जो कि किसी ह्यूमन से ना किसी और से लिए गए सोर्सेज यहाँ पर शो कर देते हैं। अप्रोक्सीमेटली 30 recombinant therapeutics approved by the human use and 12 are of these are already present in the market of the India. So बहुत कुछ अभी एक्सपेरिमेंट पर चल रहा है ना। कोविड के बारे में हमें पता है, उसकी वैक्सीन भी मार्केट में अवेलेबल है, कुछ अभी भी अंदर ट्रायल चल रही है। यहाँ पर एक एग्जांपल है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। हमें पता है कि द डेफिशिएंसी ऑफ द इंसुलिन causes डायबिटीज कॉज करती है, which can be controlled by the regular providing of the insulin. इंसुलिन इज अ हार्मोन, तो ये सिक्रीट कौन करता है इंसुलिन? हमारी बॉडी के सेल्स, दैट इज पेनक्रियास। ओके, पेनक्रियास सिक्रीट करते हैं। और इंसुलिन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। ये सेल में ग्लूकोज के अपटेक को इंक्रीज करता है। तो अपटेक, सेल अपटेक ऑफ ग्लूकोज यहाँ पे क्या करता है? ये इंक्रीज करता है। तो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को, ब्लड के अंदर लेवल को बात करी जाए तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को ये डिक्रीज करता है इंसुलिन, ग्लूकागॉन बढ़ाता है। इनकी कमी की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, जिस प्रॉब्लम को डायबिटीज कहा जाता है। ट्रेडिशनली when human insulin were not available, तो एनिमल इंसुलिन ऑफ द एनिमल, जैसे कि स्लॉटर्ड कैटल और पिग्स से इंसुलिन को लिया जाता था, बट ये बड़ी दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? एनिमल से ली गई इंसुलिन ना इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर देती थी, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शंस होना शुरू हो जाते थे इस फॉरेन इंसुलिन की वजह से, और कहीं केसेस के अंदर तो डेथ भी देखी गई है ह्यूमंस की। बैक्टीरिया आर जेनेटिकली मॉडिफाइड, हमने बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया टू प्रोड्यूस द ह्यूमन इंसुलिन इन लार्ज क्वांटिटी एज बैक्टीरिया कैन ग्रो इजीली इन द कल्चर मीडिया। तो हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाई बाय द यूज ऑफ बैक्टीरिया, इसे आसानी से कल्चर किया जा सकता है और इंसुलिन को प्रोड्यूस किया जा सकता है। सेकेंड, जीन थेरेपीज के अंदर in order to in a correction therapy to correct the hereditary disease, किसी चाइल्ड को बाय बर्थ वहां पे क्या है, द चाइल्ड और द एम्ब्रियो जीन्स के अंदर डिफेक्ट के साथ ही पैदा हुए हैं, मतलब हेरिडिटरी डिजीज है उनके केस में, तो उनको ट्रीट करने के लिए जीन थेरेपी को यूज किया जा सकता है ना। मेथड वेयर द जीन्स इंसर्टेड इनटू द सेल एंड टिश्यू टू ट्रीट द डिजीज, दीज आर नोन एज द जीन थेरेपी टेक्निक्स। प्रिंसिपल ऑफ जीन थेरेपी की बात करें, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा आप। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ जीन थेरेपी के बारे में बात करें, so normal genes were get inserted into the individual cell or the embryo with the gene defect, the normal gene will be able to will take over the function of the compensate for the non functional gene। अब हुआ क्या? बॉडी में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, कोई जीन है जो वहां पर काम नहीं कर पा रही है, उसके काम ना करने की वजह से कोई स्पेसिफिक प्रोटीन नहीं बन पा रहा, जिसकी वजह से कोई स्पेसिफिक एंजाइम नहीं बन पा रहा, ऐसी कुछ दिक्कत हो रही है। तो हम एक नई जीन वहां पे इंट्रोड्यूस करवा दें जो इस पुरानी जीन की वहां पे जगह ले ले और फंक्शन को फिर से क्या कर दे, वहां पे रिटेन करवा ले। वेरी इंपॉर्टेंट, पहला फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी 1990 में 4 साल की बच्ची को दी गई थी विद द प्रॉब्लम ऑफ द एडिनोसाइन डायमीनेज डेफिशिएंसी, मतलब उसकी बॉडी में एडीए की डेफिशिएंसी देखी गई थी, और उस एडीए की डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए क्या किया गया, उसे ट्रीट किया गया विद द जीन थेरेपी। 1990 के अंदर ही पहला जीन थेरेपी वहां पर, क्लिनिकल जीन थेरेपी वहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। Initially, bone marrow transplant treated bone marrow transplantation and by the enzyme replacement therapy। शुरू के अंदर हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की बात की थी। बोन मैरो हमें पता है दे आर द स्टेम सेल्स, तो बोन मैरो सेल्स आर दी स्टेम सेल्स
जो डिवाइड करके न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, एंड एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, इनके केस में हमने क्या किया था, जीन थेरेपी को यहाँ पे यूटिलाइज किया था। तो हमने यहाँ पे बात की कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग से जुड़े हुए एप्लीकेशंस के बारे में कि बायोटेक्नोलॉजी को कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज किया जा सकता है। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, दैट इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ द फूड रिसोर्सेस। मतलब यहाँ पर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज को यूटिलाइज किया जा सकता है। कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में हमने अभी बात की। हम अब फूड रिसोर्सेज के इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ कन्वेंशनल टेक्नोलॉजीज के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द नीड फॉर इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। सो आवर पॉपुलेशन इज 1 मिलियन, हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, बिल्कुल सही है, और टाइम के साथ ग्रो कर रही है, और टाइम के साथ ग्रो करने की वजह से पॉपुलेशन की डिमांड बढ़ रही है, और जब पॉपुलेशन की डिमांड बढ़ रही है तो वहां पर हमें नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ रहा है ताकि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बढ़ाया जा सके। तो हम यहाँ पर प्लांट्स के केस में, एनिमल्स के केस में इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज, इम्प्रूव्ड मेथड को, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी को, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशंस को यूज कर पा रहे हैं जिसकी वजह से कल्टीवेशन बढ़ाया जा सके प्लांट्स के केस में, एनिमल्स के केस में लाइफ स्टॉक की वहां पे इंक्रीजिंग की जा सके। तो सिंस इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द लैंड फॉर कल्टीवेशन इज लिमिटेड, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लैंड कम होते जा रहे हैं और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो वहां पर हमें कोशिश करनी है कि पर हेक्टर उस छोटी सी जगह पे ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सके। नेसेसरी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एफिशिएंसी ऑफ द क्रॉप एंड द लाइफ स्टॉक, जिन्हें एनिमल्स को हम यहाँ पे रेयर करते हैं, दैट इज द लाइफ स्टॉक, एंड प्रोडक्शन एफिशिएंसी ऑफ द क्रॉप एंड द लाइफ स्टॉक कैन बी इंक्रीज बाय अडॉप्टिंग सम साइंटिफिक मेथड्स। कुछ प्रैक्टिसेस को यूज करके क्रॉप की यील्ड को बढ़ाया जा सकता है। अंडरटेकिंग द मिक्स फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, आपने ऑलरेडी इसको पढ़ रखा है बहुत क्लासेस में, इनके बारे में लोअर क्लासेस से पढ़ते हुए आते हो उसके बारे में। सो मिक्स्ड फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस को यूज किया जाता है कंबाइंड विद द एग्रीकल्चर, combining with the agriculture, with the livestock, poultry, fishery, bee keeping। हम इन सबको डिटेल में पढ़ना कि कहाँ कहाँ पर हम फूड को और उसके प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमें क्वालिटी और क्वांटिटी का दोनों का याद रखना है। अगर यहाँ से शुरू किया जाए कुछ बेसिक्स के बारे में, हमें पता है, मैं फटाफट से इसे कंपाइल कर देती हूँ यहाँ पे। हमें पता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, तो देर आर सीजन्स के बेसिस पर देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लाइक द खरीफ एंड द रबी क्रॉप्स। खरीफ ग्रो होता है एट द टाइम ऑफ रेनी सीजन्स फ्रॉम जून टू द अक्टूबर टाइम। पैडी की बात करें, सोयाबीन की बात करें, मेज, पिजन पी, ग्री ग्राम एंड ब्लैक ग्राम एंड कॉटन, इन सबको क्या किया जा सकता है, ये सारे खरीफ क्रॉप की कैटेगरी में आते हैं। एंड रबी क्रॉप जिन्हें विंटर में ग्रो किया जाता है फ्रॉम दी सीजन, तो इनका टाइम रहता है नवंबर टू दी अप्रैल। ओके, तो हार्वेस्टिंग का सीजन अप्रैल के आसपास हो जाए, वैसे खरीफ का हार्वेस्टिंग सीजन अक्टूबर के आसपास होता है। इन्हें मॉनसून क्रॉप्स भी कहा जाता है, रेनी क्रॉप्स और मॉनसून क्रॉप्स। वीट, ग्राम, पी, जिनकी पानी की रिक्वायरमेंट कम है, सो वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसीड्स, इनको बोला जाता है रबी क्रॉप्स। सीरियल्स के बेसिस पर, पल्सेस के बेसिस पर, ऑयल सीड्स के बेसिस पर, देन वी हैव द फॉडर क्रॉप्स लाइक द बेसम्स, ओट्स, सुडान ग्रासेस, जो लाइफ स्टॉक के लिए यूज में आती है। वेजिटेबल, स्पाइसेस, फ्रूट्स, जिनके अंदर विटामिन, मिनरल कंटेंट की वहां बात करते हैं, दे कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, ऑल्सो ऑयल सीड्स, फैट कंटेनिंग, ग्राउंडनट, सेसमे, कैस्टर, मस्टर्ड, लिंसेड, फ्लावर, सनफ्लावर। पल्सेस, प्रोटीन कंटेंट, पी, बीन, ग्राम, लेंटिल्स की बात की जाती। सीरियल क्रॉप्स, कार्बोहाइड्रेट रिच, राइस, व्हीट, मेज, मिल, सोगम। सो दे आर द डिफरेंट वेराइटीज ऑन द बेसिस ऑफ द बायोमोलिक्यूल जो कंटेंट करती है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, दीज ऑल, और या तो सीजन के बेसिस पर खरीफ एंड द रबी क्रॉप। टेक्निक्स जिनकी बात की जाए, सो इम्प्रूवमेंट इन द क्रॉप यील्ड, तो 3 मेन एक्टिविटीज आर यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द क्रॉप यील्ड ऑफ द प्लांट। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो इन 3 टारगेट करेंगे। हमें प्लांट्स की यील्ड बढ़ानी है, उनकी वैरायटी को, मतलब वहां पे उनकी क्वालिटी को बढ़िया करना है, तो क्वालिटी को बढ़िया करना क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्वांटिटी को बढ़िया करना क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट,
एंड उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ताकि पोस्ट हार्वेस्ट वगैरह लॉस कम हो सके, तो दैट इज क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप वैरायटी की इंप्रूवमेंट की बात करें, सो डिफरेंट यहाँ पर यूज किए जाते हैं टेक्नोलॉजीज लाइक द हाइब्रिडाइजेशन, कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्नोलॉजी, that is hybridization of the crossing between the genetically dissimilar plants to obtain, जैसे अभी एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले, एक क्रॉप है जो डिजीज रेजिस्टेंट है, हाई यील्डिंग है, एक क्रॉप है जिसका लेंथ बढ़िया है, जिसको जो ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी, इनको आपस में क्या करवाना, फ्यूज करवाना, ब्रीड करवाना, क्या कहलाता है, दिस टेक्नोलॉजी इज नोन एज दी हाइब्रिडाइजेशन टेक्नोलॉजीज कहा जाता है इन टेक्नोलॉजीज को। तो जो नई वैरायटी बनेगी वो इन दोनों की प्रॉपर्टीज यहाँ पर कैरी करेगी। ओके, सो कैसे प्लांट्स ऑब्टेन किए जाते हैं, आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। सो आई चेंज द कलर। सो यहाँ पर बात की जा सकती है डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी, क्रॉप क्वालिटी की और हाई यील्डिंग वैरायटीज को यहाँ पे प्रोड्यूस करना। हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक यहाँ पर कुछ डिफरेंट तरह की हो सकती है। सो यहाँ पर बात की जाए, सो दिस टेक्नोलॉजी कैन बी इंटर वेराइटल, दो वैरायटीज के बीच में, इंटर स्पेसिफिक, दो स्पीशीज के बीच में, और इंटर जेनरा मतलब दो जेनरा के बीच में। सो इंटर वैरायटी सेम ब्रीड की बात कर रहे हैं ना, दो ब्रीड्स हैं उनके बीच में करवाओ। हम एग्जांपल ले सकते हैं हम यहाँ पर, तो हमने दो वैरायटीज ले ली, तो हमने मटर के दो पौधे ले लिए, तो वो ब्रीडिंग हो गई, इंटर ब्रीडिंग हो गया, इंटर वेराइटल ब्रीडिंग हो गया। एक मटर का ले लिया, एक ग्राम का ले लिया, तो वो इंटर स्पीशीज हो गया। और अगर जेनरा ही चेंज कर दिया, सनफ्लावर उसके बीच में करवा दिया, तो वहां पर क्या हो जाएगा, डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट जेनरा, इंटर जेनरिक हो जाएगा। और इन टेक्नोलॉजीज को यूज करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी जो यूज की है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, तो अब हमें इसके बारे में पूरी डिटेल पता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को डेवलप करना, क्या करके, डिजायर्ड जीन को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करवा के, हमें कहीं पर भी कन्वेंशनल ब्रीडिंग प्रोग्राम पे डिपेंड नहीं करना होता है। की क्यों जाती है, तो अभी ये इंपॉर्टेंट है, क्यों की जाती है, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट क्यों यूज किया जा सकता है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी मार्क्ड हियर, यील्ड बढ़ाने के लिए, क्रॉप की पर एकड़ उनकी यील्ड बढ़ाने के लिए, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, उनको बायोटिक, इनको बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंट बनाने के लिए, इंसेक्ट रेजिस्टेंट, डिजीज रेजिस्टेंट, ड्रॉट रेजिस्टेंट, सैलिनिटी रेजिस्टेंट, हीट रेजिस्टेंस, कोल्ड रेजिस्टेंस, चेंज इन दी मेच्योरिटी ड्यूरेशन, कुछ थोड़ा सा लेट मेच्योर होते हैं, टाइम लगाते हैं, तो इनका सोइंग और हार्वेस्टिंग पीरियड को वहां पर कम कर देना, ताकि मल्टीपल टाइम्स क्या किया जा सके, ईयर, एक साल के अंदर। अब एक प्लांट, एक क्रॉप वहां पर 6 महीने पहले एक साल ले रहा है, तो हमने उसको कम करके 6 महीने कर सकते हैं, 3 महीने कर सकते हैं, ताकि कम टाइम के अंदर ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। वाइडर अडेप्टेबिलिटी, आजकल ऐसा हो रहा है, राजस्थान की बात करूं, ठीक है, तो राजस्थान के अंदर गर्म जगह है, तो गर्मी वाली जगह पर यहाँ पर स्ट्रॉबेरी को ग्रो करने की कोशिश की जा रही है, ग्रो किया जा रहा है, कोशिश क्या की जा रही है, तो ठंडी जगह पर ग्रो होती है, तो हमने ऐसी वेराइटीज को यहाँ पे बिल्ट इन किया है, ऐसी वेराइटीज इंट्रोड्यूस करवाई है जिनके ऊपर क्लाइमेटिक कंडीशन का या बाकी इन्वायरमेंटल कंडीशन का फर्क कम पड़ता है। एंड डिजायरेबल एग्रोमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो, जैसे जिनके केस में लेंथ ज्यादा चाहिए, जिनके केस जैसे फॉडर प्लांट्स की बात की जाए, और सीरियल क्रॉप्स के अंदर डॉर्फेस चाहिए, शॉर्ट वैरायटी, तो सीरियल क्रॉप्स के अंदर शॉर्ट वैरायटीज, फॉडर के केस में टॉल वैरायटीज, ऐसी वैरायटीज यहाँ से क्या की है, क्रॉप इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजीज को यूज कर यहाँ पर की गई है। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, दैट इज न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, इरिगेशन, क्रॉपिंग मैनेजमेंट, यहाँ पर भी हम टारगेट कर सकते हैं। जैसे न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर देयर एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर देयर। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है प्लांट्स को, तो एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, बचे हुए जिनकी अमाउंट कम चाहिए, जैसे कि आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, बोरोन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, देन क्लोरीन हो गया, इनका अमाउंट कैसा चाहिए, कम चाहिए, इनकी रिक्वायरमेंट कम है। तो यहाँ पर ऐसे फर्टिलाइजर्स बनाए गए, ऐसे फर्टिलाइजर्स इंट्रोड्यूस किए गए, जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में। सो ऐसे बायो फर्टिलाइजर्स भी इंट्रोड्यूस किए गए, जिनको क्या किया जाता है, जिनको यूज करके यील्ड को इंक्रीज किया जा सकता है, बेटर न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई यहाँ पे करने की कोशिश की जाती है।
मैन्योर की बात करें तो वर्मी कंपोस्टिंग, ग्रीन मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, एंड नाउ वी आर सेइंग अबाउट द बायो फर्टिलाइजर्स आल्सो। सो इन सबको इंट्रोड्यूस किया गया। मैन्योर की बात करें, प्लांट्स एंड एनिमल्स का डिकम्पोज्ड वेस्ट होता है जिसे रिसाइकल किया जा सकता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। और ये कुछ गड़बड़ मतलब ये वहां पर सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज नहीं करता, इंक्रीज करने का काम करता है। कितना भी यूज करो दिक्कत नहीं होगी। तो वर्मी कंपोस्टिंग, वर्म्स को यूज करना, अर्थवॉर्म को यूज किया जाता है। ये नेचर में डिकम्पोजर्स होते हैं, तो ये जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स बनाने की कोशिश करते हैं। ग्रीन मैन्योर, कुछ प्लांट्स को ग्रो किया जाता है जिनको बाद में बरी कर दिया जाता है, विच कैन बी एक्टिंग एज अ गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द सॉइल। तो सोइंग द सीड इन द फील्ड, सम ग्रीन प्लांट्स लाइक द सनहैम, ग्वार, इन सबको क्या किया जाता है, प्लो किया जाता है, एंड अल्टीमेटली इनसे ग्रीन मैन्योर का फॉर्मेशन किया जाता है जो कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फर रिच सॉइल का वहां डेवलपमेंट करते हैं। फर्टिलाइजर्स कमर्शियली ये केमिकल्स होते हैं जो लैब में डेवलप किए जाते हैं। ज्यादातर जो फर्टिलाइजर्स है वो क्या कंटेन करते हैं, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोर एंड पोटेशियम। हाई यील्डिंग क्रॉप्स को डेवलप करने के लिए यूज लिए जाते हैं, बट इनका ज्यादा यूज क्या कर सकता है, सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज कर सकता है। तो सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज करने का भी काम करते हैं, इसलिए इनको छोटी अमाउंट में, कम अमाउंट में यूज किया जाता है। बट फिर भी दिक्कत है, सॉइल की फर्टिलिटी के साथ साथ वाटर पोल्यूशन भी कॉज करते हैं। तो हमने इंट्रोड्यूस किसे किया है, मैं यही लिख देती हूँ। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किए हैं बायो फर्टिलाइजर्स। केमिकल्स तो लैब में डेवलप तो हुए हैं, बट नेचर में केमिकल नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पे यूज किया गया है। इरिगेशन की बात करें तो वेल डेवलपमेंट किए जाते हैं, वेल के, कैनाल के, रिवर लिफ्ट सिस्टम, टैंक्स, इन सब का यहाँ पे मैनेजमेंट किया गया है ताकि यहाँ पे क्या किया जा सके, फूड मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया जा सके। क्रॉप पैटर्न, मिक्स क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप प्रोटेक्शन को यहाँ पे यूज करते हैं। मिक्स क्रॉपिंग जहां पर क्या करते हैं, मिक्स क्रॉपिंग के केस के अंदर टू और मोर सीड्स को आपस में यहाँ पे क्या कर देते हैं, मिक्स करके साइमल्टेनियसली यहाँ पे फील्ड में ग्रो करते हैं। जैसे वीट ग्राम, वीट मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सल्फर फ्लावर, इनकी वैरायटीज को आपस में यहाँ पे मिक्स करके इनसे होगा क्या, सॉइल के एक क्रॉप के फेलियर के रिस्क को ओवरकम किया जा सकता है। ठीक है, वीट और ग्राम ग्रो किया, ग्राम ग्रो नहीं हुआ तो कम से कम वीट तो वहां पे मिल जाएगा, तो कमर्शियली फार्मर को कुछ पैसा तो मिलेगा। इंटरक्रॉपिंग की टेक्नोलॉजी, जहां पर इंटरक्रॉपिंग के केस के अंदर यहाँ तो मिक्स क्रॉपिंग में दोनों को मिक्स कर दिया, सीड्स को मिक्स कर दिया, डाल दिया, तो कहीं पर वीट उग रहा है, कहीं पर ग्राम उग रहा है, ऐसा कुछ हो जाएगा। इंटरक्रॉपिंग ऑल्टरनेटिव रोज का फॉर्मेशन कर देना, एक रो के अंदर मेज उग रहा है, एक रो में सोयाबीन उग रहा है, एक रो में पी उग रही है, एक रो में मिल्क उग रही है। इससे क्या होगा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को यहाँ पर ओवरकम किया जा सकेगा क्योंकि दोनों क्रॉप्स की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट होगी। और डिजीज को स्प्रेड होने से भी बचाया जा सकता है क्योंकि डिजीज भी नेचर में स्पेसिफिक होते हैं, स्पीशीज स्पेसिफिक। तो वो डिजीज जो मेज पर लगते हैं वो सोयाबीन पर नहीं लगेंगे, तो यहाँ पे उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। और सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी जो यूज की जाती है दैट इज क्रॉप रोटेशन। एक टाइम लेग्यूम को ग्रो कर लो, दूसरे टाइम 6 महीने बाद जो सेकंड क्रॉप होगी, जैसे रबी और खरीफ की बात कर रहे हैं, तो एक टाइम ग्रो कर लिया वीट को, दूसरे टाइम ग्रो कर लिया किसको, लेग्यूम को। और लेग्यूम्स क्या करेंगे, वहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेंगे, तो इनको यहाँ पे यूटिलाइज किया जा सकता है। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर क्योंकि कुछ अनवांटेड वीड्स उग जाते हैं, जैसे कि ज़ैंथियम, पार्थीनियम की बात करें, देयर आर अनवांटेड फील्ड जो क्रॉप की सनलाइट को, फूड को, न्यूट्रिएंट्स को यूज कर सकते हैं, क्रॉप की यील्ड को कम कर सकते हैं, उनको यहाँ पे हटाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए वीडीसाइड्स का यूज किया जाना, पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाना। तो इनको आप समझो, बायो पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाना, बायो इंसेक्टिसाइड्स का यूज किया जाना, फंगिसाइड्स का यूज किया जाना, ताकि प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। और कोशिश की जाती है कम से कम केमिकल्स को यूज करने की ताकि इन्वायरमेंट को इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से भी बचाया जा सके। जब स्टोरेज की बात आती तो स्टोरेज में भी दिक्कत हो जाती है, बैक्टीरिया, फंगल ग्रोथ वहां पर हो सकती है, तो वहां पर ड्राई कंडीशन मेंटेन की जाती है, फ्यूमिगेट किया जाता है रूम्स को, टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, नीट एंड हाइजीन कंडीशन को मेंटेन किया जाता है। तो आपको क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी चीजों को यहाँ पर ध्यान में रखना होता है।
नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, एनिमल हस्बेंड्री। मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ द एनिमल लाइफ स्टॉक इंक्लूडिंग द फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिजीज कंट्रोल। जैसे कि कैटल, शीप, गोट, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग के अंदर इसे क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कैटल फार्मिंग के केस के अंदर कैसे यूज किया जाता है। तो कैटल फार्मिंग इज डन into two main purposes। क्या यूज कर रहे हो कैटल फार्मिंग की बात की जाए यहाँ पे, सो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, फार्मर लेबर, बुल वगैरह की बात करें तो फार्मर लेबर के तौर पर इन्हें यूज किया जाता है। तो मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स को तो मिल्च एनिमल्स कहा जाता है और फार्मर लेबर्स में यूज किए जाने वाले को ड्रॉट एनिमल्स कहा जाता है, बुल को यूज किया जाता है। एनिमल प्रोड्यूस मिल्क कितना प्रोड्यूस करेंगे वो डिपेंड करता है उनके लैक्टेशन पीरियड पे। ओके, वो लैक्टेशन पीरियड, द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ द काफ, और इसे इंक्रीज करने के लिए लैक्टेशन पीरियड को इंक्रीज करने किया जाता है। और इसके लिए आप क्या करते हो, स्टारमा करना है, कुछ फॉरेन ब्रीड्स जैसे जर्सी, ब्राउन स्विस को यहाँ पर क्या किया गया है, इनके अंदर लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड मिलता है, तो इनको लोकल ब्रीड्स के साथ लाइक दी रेड सिंधी, साहिवाल जो कि डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है, इनके साथ क्रॉस ब्रीड करवाया गया है ताकि जो नई वैरायटी बने, जैसे हमने प्लांट्स के केस में बात की थी, यहाँ पे ए एंड बी, तो जब सी बनेगा तो दोनों की प्रॉपर्टीज यहाँ पे आएंगी, तो वो नेचर में यहाँ पर हाई यील्डिंग भी हो जाएगा, लैक्टेशन पीरियड इसका लंबा है, और दूसरा यहाँ पर बात करें रेड सिंधी एंड साहिवाल से डिजीज रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी आ जाएंगे। तो दीज आर दी क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम। हाँ, कैटल शेल्टर, अब यहाँ पर इन सब के साथ साथ आपको क्या करना पड़ता है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, ये प्रोसेसेस करवाने के दौरान नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट मेंटेन करना होता है, हाई क्लीननेस, वेंटिलेशन प्रोवाइड करने होते हैं, रेगुलर वेटेरियन डॉक्टर के यहाँ पे चेकअप करवाने होते हैं, उनको अच्छा फीड देना होता है, उन्हें डिजीज रेजिस्टेंस रखना होता है, वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना होता है। तो दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स। आपको अगर कुछ चाहिए है, आपको इनसे हाई यील्ड चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनका ध्यान भी रखना पड़ेगा। सो कैटल शेल्टर को क्लीन रखा जाता है, हाईली वेंटिलेशन यहाँ पे मेंटेन किया जा सकता है, इनको अच्छा फूड, रफेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं विच आर हाई इन फाइबर कंटेंट और कंसंट्रेटेड कंटेनिंग प्रोटीन्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। डिजीज रेजिस्टेंट डिजीज जैसे कैटल डिजीज, पैरासाइटिक, बैक्टीरिया एंड फंगल डिजीजेस हो जाते हैं, एक्सटर्नल पैरासाइट्स इनकी बॉडी पर स्किन डिजीज कॉज भी कर लेते हैं। इन सब के लिए वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाती है वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीजेस के लिए। अगली बात करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। तो पोल्ट्री फार्मिंग क्यों की जाती है, फॉर द हाई प्रोडक्शन ऑफ एग एंड चिकन मीट। इसके केस के अंदर आप क्या करते हो, दो तरह की वैरायटीज को डेवलप किया जाता है, तो जो वन आर दी लेयर्स फॉर द एग एंड दी बॉयलर्स फॉर द मीट, और कुछ वैरायटीज को, यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं ना वो इन्हीं से आते हैं कि कौन कौन सी वैरायटीज को डेवलप किया गया है। तो इंडियन वैरायटीज दैट इज दी एसेल, एंड यहाँ पर बात की जाए फॉरेन वैरायटी लेगहून, इन्हें यहाँ पे किया गया इज डन टू डेवलप दी न्यू वैरायटीज। इन दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाया गया है ताकि क्या करवाया जा सके, नई वैरायटीज को प्रोड्यूस किया जा सके। फॉर द गुड प्रोडक्शन ऑफ द पोल्ट्री बर्ड्स, यहाँ पे फिर वही बात है, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, हाइजेनिक कंडीशन मेंटेन करनी पड़ेगी, उनको अच्छा फीड देना पड़ेगा, विटामिन, प्रोटीन, फैट रिच डाइट देनी पड़ेगी। पोल्ट्री फॉल्स को यहाँ पे बर्ड डिजीज होते हैं, कुछ दिन पहले भी सुना होगा आप लोगों ने ना, बर्ड फ्लू के केसेस, तो दे आर वेरी कॉमन, वायरल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है यहाँ पे। तो इनसे प्रोटेक्शन के लिए इन्हें डिसइंफेक्टेंट का यहाँ पे स्प्रेइंग और वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, रेगुलर वैक्सीनेशन करवाया जाता है ताकि वहां पे सैनिटरी कंडीशंस को क्या किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं फिशेस के बारे में, जिसे हम पीसी कल्चर कहते हैं। सो फिशेस, अगर कुछ जगहों की बात की जाए, लाइक वेस्ट बंगाल की बात की जाए, इन जगहों पर लाइक फिशेस आर द मेन फूड। ओके, तो ये मेन फूड सोर्सेज हो जाते हैं। सो फिशेस आर रिच इन प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, और दो तरह की फिशेस को यहाँ पे ऑब्टेन किया जाता है। तो एक तो नेचुरल कैप्चर से, जैसे कैप्चर फिशिंग कहते हैं, और दूसरा कल्चर फिशरी। कल्चर फिशरी कुछ टैंक्स का फॉर्मेशन किया जा सकता है किसी जगह पे, छोटी मोटी जगहों पे, जहां पर आप यहाँ पर फिशेस की रेयरिंग करवा सको।
ओके। सो अच्छा, इनसे जुड़ा हुआ रेवोल्यूशन क्या कहलाता है? नोन एज द ब्लू रेवोल्यूशन। जैसे प्लांट से जुड़ा हुआ रेवोल्यूशन क्या कहलाता है? ग्रीन रेवोल्यूशन। इनसे जुड़ा हुआ ब्लू रेवोल्यूशन। एक्वा कल्चर के लिए ब्लू रेवोल्यूशन। मिल्क के लिए देयर इज दी, मिल्क के लिए कौन सा बोला जाता है? व्हाइट रेवोल्यूशन इज देयर। सो वाटर सोर्स ऑफ फिशेस कैन बी, पानी मतलब सोर्सेस की बात की जाए तो जो फिशेस होती हैं वो मेराइन भी हो सकती हैं, वो फ्रेश वाटर भी हो सकती हैं। तो मेराइन फिशरीज की बात की जाए, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कौन सी मेराइन वैरायटी है और कौन सी यहाँ पे फ्रेश वाटर वैरायटी है। सो पॉम्फ्रेट, मैकेल, ट्यूना, सैडनेस, ये कैसी वैरायटीज है? दे आर दी मेराइन वैरायटीज। मेराइन वेराइटीज आर फार्म्ड इन दी सी वाटर। इन्हें इंक्लूड किया जाता है कौन सी वेराइटीज? प्रॉन्स, म्यूलेट्स। इसके अलावा हम प्रॉन्स की बात करें, म्यूलेट्स की बात करें, म्यूजल्स की बात करें, ऑयस्टर्स की बात करें, जिन्हें पर्ल के लिए यहाँ पे क्या किया जा सकता है? एक्वाकल्चर। तो पूरा वर्ड जो यूज करते हैं इसके लिए एक्वाकल्चर है। एक्वाकल्चर का मतलब पानी से जुड़े हुए हर एनिमल को वहां पे रेयर करना। इनलैंड फिशनरीज, कल्चरिंग ऑफ द फिशेस, मतलब कहीं पर भी जगह जगह पे कंपोस्ट फिशिंग कल्चर्स भी किए जाते हैं फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर के अंदर। जहाँ पे सी वाटर एशुरीज की बात करें, जहाँ पे सी वाटर और फ्रेश वाटर मिक्स होता है, वहां पर फिशेस कल्चर्स को डेवलप किया जाता है। कॉमन फिशेस जो कि इनलैंड फिशिंग फार्मिंग में होती है, दैट इज रोहू, कटला, मिगिल, ग्रास क्रैप, सिल्वर क्रैप एंड कॉमन क्रैप। ये यहाँ पर इनको क्या किया जा सकता है? इनलैंड फिशरीज से डेवलप किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास बी कीपिंग, जिसे हम एपीकल्चर बोलते हैं, मतलब हम हनी यहाँ पर ले रहे हैं। सो बी कीपिंग इज डन फॉर हनी एंड वैक्स बोथ। हनी यहाँ पे सेकेंडरी सोर्स है, जो प्राइमरी प्रोडक्ट बी से बनता है तो दैट विल बी दी वैक्स। और ये जो वैक्स होती है वो कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए, क्रीम बनाने के लिए यूटिलाइज की जाती है। हनी जो कि फ्रक्टोज में रिच होता है, हैविंग फ्रक्टोज इन इट, शुगर मौजूद होती है, हाई सोर्स ऑफ एनर्जी है, मेडिसिनल यूजेस भी रखता है। वैक्सीन को भी मेडिसिनल प्रिपरेशन के लिए और पॉलिशेस बनाने के लिए, इवन मैंने आपको क्या बोला, इसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी वाइड स्केल पे यूज किया जाता है। लोकल वेराइटीज ऑफ द बी, इंडियन वेराइटी जो है जैसे कि रॉक बी एंड द लिटिल बी, इनको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, बट दे आर नॉट दी वेराइटी जो हाई यील्डिंग हो। इटालियन वेराइटीज ऑफ बीज को भी यहाँ पे यूज किया जाता है, क्या करने के लिए? इनको अच्छे से हनी प्रोड्यूस करने के लिए। बी क्या करती है? नेक्टर कलेक्ट करती है फ्लावर से, उसे कन्वर्ट करती है हनी के अंदर इन दी बी वाइव्स। और वेरी एक क्वेश्चन को यहाँ पे याद रखना, बीज जिन्हें यहाँ पर क्या किया जाता है? रेयर किया जाता है, उस जगह को आर्टिफिशियली ग्रोथ किया जाता है, उन्हें एपीरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपीरीज। हनी को मशीन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिन्हें हनी एक्सट्रैक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें हनी एक्सट्रैक्टर कहा जाता है। सो हनी हनी बहुत सारी स्पीशीज हैं, जैसे कि एपिस मेलिफेरा स्पीशीज के बारे में बात करें तो टैलियन स्पीशीज, जिसको यूज किया जाता है फॉर हाई यील्डिंग ऑफ दी हनी। हनी की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में पता है, वैक्स के बारे में याद रखना, दिस इज द प्राइमरी सोर्स हियर जो यहाँ पे डेवलप होता है। सो फॉर ऑल दीज पर्पसेस व्हाट इज यूज्ड? these different technologies are used here. ओके, सो थैंक यू आप लोगों को क्लास अटेंड करने के लिए। होप आपको क्लास पसंद आए। मैंने शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से आपको पूरा टॉपिक यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, जहाँ पे मैंने बायोटेक्नोलॉजी के साथ साथ इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज को भी कंबाइन किया है, क्योंकि इन दोनों टॉपिक से कंबाइंड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुए हो। आप जरूर वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और साथ साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं दैट मीन्स आपका टॉपिक पूरा कंप्लीटली क्या हो चुका है? क्लियर हो चुका है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो इसी को कंटिन्यू करते हुए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सब लोगों को बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर फ्रॉम यूजीआर मैम साइड।